डियर स्टूडेंट्स, हम विश्व की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने पिग्मी, एस्किमो, बुशमैन, मसाई और खिरकी जनजातियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम बद्दो जनजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस के अनुसार यह विश्व की अंतिम प्रमुख जनजाति है जिसका अध्ययन आपके द्वारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बद्दो जनजाति अरब के निवासी हैं। ये उष्ण मरुस्थलीय परिवेश में घुमक्कड़ पशुपालक के प्रतीक हैं। इस खानाबदोश जनजाति की जीवन पद्धति आज भी परंपरागत विश्वासों और व्यवसायों पर आधारित है। ये चारागाह और पानी की तलाश में अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। प्रकृति की क्रूरता के कारण इनका स्वभाव भी क्रूर हो गया है। यह जनजाति पशुपालन आधारित जीवन प्रणाली को अपनाए हुए हैं। सबसे पहले हम इनके निवास क्षेत्र की बात करेंगे। जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाया गया है कि यह जनजाति अरब मरुस्थल की प्रमुख जनजाति है और डॉटेड भागों से इस जनजाति का निवास क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह जनजाति मध्य सीरिया से लेकर सऊदी अरब के उत्तरी मरुस्थल तक फैली हुई है। इसी भाग में रुवाल पर्वत श्रेणी फैली है, जिसके कारण इन्हें रुवाला बद्दू भी कहा जाता है। बद्दू का अर्थ होता है खुले भाग में रहने वाले लोग। चूँकि ये खानाबदोश जीवन के प्रतीक हैं, अतः इन्हें बद्दू या बदिया भी कहा जाता है। इनका प्रमुख निवास क्षेत्र दक्षिणी सीरिया से प्रारंभ होकर जॉर्डन और मध्य सऊदी अरब का मरुस्थली भूभाग है। इस क्षेत्र का उत्तरी भाग पथरीला मरुस्थल है और दक्षिणी भाग रेतीला मरुस्थल है। उत्तरी भाग को हमद कहा जाता है और दक्षिणी भाग को नेफद कहा जाता है। तो इस प्रकार यह पूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र जो है इनका निवास क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे इनके निवास क्षेत्र की भौगोलिक वातावरण की। जैसा कि आपको मैंने बताया कि यह उष्ण मरुस्थल की जनजाति है। यहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। वर्षा बहुत ही कम होती है। औसत तापमान जून सितंबर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है। तेज़ धूल भरी हवाएं दिन भर चलती रहती हैं। वर्षा नाम मात्र को भी नहीं होती है। दिसंबर जनवरी में शीतलता अधिक रहती है। कभी कभी हिमपात भी हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में पश्चिमी विक्षोभों से हल्की वर्षा होती है, जिससे यहाँ हल्की घासें उगाती हैं जो पशुओं का प्रमुख चारा होता है। यहाँ जो घास पाई जाती है वो छोटी छोटी है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही विषम है और यह संपूर्ण क्षेत्र मरुस्थली और रेतीला होने के कारण निर्जन सा है। यहाँ ग्रीष्मकाल में चारे की बिल्कुल कमी हो जाती है। जल के स्रोत बहुत ही कम है। खजूर के पेड़ यहाँ पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। उष्ण शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ जैव विविधता की थोड़ी कमी पाई जाती है। यहाँ पर टिड्डियों की भी उपस्थिति है जो घास खाकर जीवित रहती है और इनके वृहद स्तर पर घास खा जाने के कारण पशुओं को भी चारे की कमी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार इनकी जो निवास क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण है वह बहुत ही कठोर है। अब हम बात करेंगे इनके शारीरिक लक्षणों की। इनका कद लंबा, शरीर बलिष्ठ, नाक तीखी और रंग साफ होता है। ये लोग निडर और साहसी भी होते हैं। इनका कद 160 से 167 सेंटीमीटर तक होता है। ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया की भूमध्य सागरीय एवं आर्मिनाइट प्रजातियों के मिश्रण से उत्पन्न जनजाति मानी जाती है। इन दोनों ही प्रजातियों के शारीरिक लक्षण बद्दू जनजाति के लोगों में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके वस्त्र, भोजन एवं घरों की। तो वस्त्रों के नाम पर यदि हम बात करें तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के कारण ये सूती वस्त्र अधिक पहनते हैं। पजामा और लंबा कुर्ता इनकी प्रमुख पोशाक है। पुरुष भेड़ की खाल का कोट और जैकेट पहनते हैं। सिर पर टोपी या पगड़ी भी बांधते हैं। पैरों में चमड़े का जूता पहनते हैं। एक विशेष प्रकार की चादर जिसमें अस्त्र शस्त्र के लिए थैले बने होते हैं वीर पुरुष ओढ़ते हैं।
इनके वस्त्र अनेक मौसमी परिवर्तनों के अनुकूल होते हैं, जैसे दिन में कड़ाके की धूप, रात में ठंड और जब न धूल की आंधी का झोंका आता रहता है। इसके कारण इनके वस्त्र जो हैं मौसम परिवर्तन के अनुकूल होते हैं। स्त्रियां भी जो हैं लगभग इसी प्रकार के कपड़े पहनती हैं। उनके कपड़े भी सूती कपड़े से बने होते हैं, मुलायम और हल्के ढीले ढाले कपड़े होते हैं। तो इस प्रकार इनके कपड़े जो हैं मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल होते हैं। अब हम बात करेंगे इनके भोजन की। तो बद्दू लोगों का प्रमुख भोजन जो है ऊँटनी का दूध है। ये दूध को कच्चा पीने के अलावा दूध से दही, पनीर, मक्खन भी बनाकर उपयोग करते हैं। दूध के अलावा ये जौ, मक्का की रोटी, जानवरों का मांस आदि भी भोजन के रूप में काम में लेते हैं। कौवा इनका प्रमुख पेय पदार्थ माना जाता है। इसके अलावा ये भेड़ बकरियों का दूध और मांस भी भोजन के रूप में लेते हैं। बद्दू लोगों के भोजन का प्रमुख आधार ऊँटनी का दूध है, जिसे रुवाला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार पशु उत्पाद इनके भोज्य सामग्री के प्रमुख भाग हैं। अब हम बात करेंगे इनके घरों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए इनके आवास जो हैं अस्थायी होते हैं। ये खाल से बने, चमड़े से बने तंबू इनके आवास होते हैं, जिन्हें ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तंबू में पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग खंड होते हैं। जमीन पर गलीचा और दरी भी बिछाया जाता है। छोटा परिवार एक ही तंबू में और बड़ा परिवार अलग अलग तंबुओं में निवास करता है। कबीले के मुखिया का तंबू मध्य में होता है और अन्य लोगों के तंबू उनके चारों ओर फैले होते हैं। इनके आवास जो है पूर्णतः अस्थायी होते हैं। सर्दी के समय ये ग्रीष्म काल में ये अधिक समय तक एक स्थान पर रहते हैं, क्योंकि उस समय जल का अभाव होता है। जहाँ धरातलीय जल या कुआं बनाने की सुविधा होती है, वहाँ इनका ठहराव भी अधिक होता है। जाड़े में इनके खेमे विस्तृत क्षेत्र पर फैल जाते हैं, जहाँ वर्षा के कारण जल और घास अधिक क्षेत्र पर उपलब्ध होते हैं। ग्रीष्मकाल की बस्तियाँ वादियों और जल स्रोतों के पास सिकुड़ जाती हैं। अब हम बात करेंगे इनके सामाजिक संगठन के। रुवाला बद्दू 5 प्रमुख एवं अनेक उपवर्गों में विभक्त होते हैं। इनमें पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। पिता ही घर का मुखिया होता है और परिवार का नियंता होता है। पिता की मृत्यु के बाद विवाहित पुत्र अपना अलग परिवार बना लेता है। एक रक्त समूह को समुल्लाह कहा जाता है। एक साथ अनेक समुल्लाह के लोग घूमते हैं। इनके सामूहिक संघ को अनेजिया कहा जाता है। यह बद्दुओं का महासंघ होता है। वर्ग का मुखिया हर प्रकार की सुविधा असुविधा के लिए जिम्मेदार होता है। वह झगड़े का निपटारा करता है और गरीब लोगों की भी मदद करता है। बद्दू लोगों में बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित है। बद्दू लोग जो हैं 4 विवाह कर सकते हैं। इनमें दास प्रथा का भी प्रचलन है। दास इनकी सेवा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनके अनेक उपवर्ग भी अलग अलग काम करते हैं, जैसे लोहार, धावक, तंबूकार आदि। बद्दू युद्ध प्रिय होते हैं। युद्ध के लिए इनका कौशल और वीरता अरब देशों में विख्यात है। ये अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास करते हैं, लेकिन शरणागत की रक्षा के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अरब के बद्दुओं की आर्थिक क्रियाओं का। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इनके जीवन में पशुधन का विशेष महत्व है। इनकी जीवन पत्ती पशुपालन पर आधारित है। इनके पालतू पशुओं में ऊंट प्रधान है। इसके अलावा ये भेड़, बकरियां, घोड़े और खच्चर भी पालते हैं। जो कि ये उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहाँ ऊंट जो है आसानी से विकसित होते हैं। अधिकांश ऊंट पालने वाले बद्दू उच्च स्तर के कहलाते हैं और भेड़ बकरियों को पालने वाले निम्न स्तर के बद्दू कहलाते हैं। तो स्पष्ट है कि ऊंट जो है इनमें सम्मान का या गौरव का प्रतीक माना जाता है। जिस बद्दू के पास में जितने अधिक ऊंट होंगे समाज में, उसका उतना ही ऊंचा स्थान होता है। ये अपने चारे और पानी की तलाश में मौसमी स्थानांतरण करते हैं। सर्दी की वर्षा के बाद जब घास और पानी विस्तृत क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं तो ये फैल जाते हैं, और ग्रीष्मकाल आते ही जब घासें सूखने लगती है तो ये उत्तर की ओर इनका मौसमी प्रवास होता है। वर्षा काल में ये जी भरकर पानी एकत्र भी करते हैं और ग्रीष्म काल में खारा पानी पीते पीते ये उबे रहते हैं। इसलिए वर्षा काल में ये पानी भी अधिक पीते हैं और उसका संग्रह भी करते हैं।
इनके अधिकांश उत्सव जो है वर्षा काल में ही संपन्न होते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद के बदले में ये अन्य लोगों से कपड़ा, अनाज भी प्राप्त करते हैं। अब इनमें से कुछ लोग जो है कृषि कार्य भी करने लगे हैं। अब यदि हम इन पर आधुनिकता के प्रभाव की बात करें, तो आधुनिकता का प्रभाव जो है इन पर बहुत कम देखने को मिलता है। इन्होंने अपने जीवन पद्धति में बहुत कम परिवर्तन किए हैं, लेकिन सरकारी सुधारों के फलस्वरूप अब इनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। कुछ बद्दू नौकरी भी करने लगे हैं और कृषि कार्य में निपुणता प्राप्त कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जहाँ पर पानी की सुविधा है वहाँ पर ये कृषि कार्य करने लगे हैं। अब धीरे धीरे इनकी सामाजिक व्यवस्था आधुनिक सभ्य समाज के संपर्क में परिवर्तित होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आप अरब के बद्दुओं पर विस्तार से एक लेख लिखेंगे और इस प्रश्न उत्तर को तैयार करेंगे। धन्यवाद।